Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing very well, you people are doing very great. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, अगेन हम बात करने वाले हैं एक एनवायरमेंटल टॉपिक की, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, मतलब हम नहीं, आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं और मेरा काम है एज एन एजुकेशनिस्ट कि मैं आपको और आपका जो काम है उसके बारे में बताऊं और भी अपन इसके बारे में डिस्कशन करें और अपन सेल्फ अवेयर या जिसको अपन बोलते हैं ना वेल अवेयर सिटीजन्स बने, कम से कम ग्लोबल सिटीजन्स बने अपन, ठीक है। एजुकेशनिस्ट का बेसिकली यही काम होता है कि वो जो स्टूडेंट जिसको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, तो सिर्फ वो अपने एग्जाम्स में और स्कूल में और कॉलेज में और जो भी वो पढ़ाई करते हैं, जैसे IGKO में वो टॉप करें या बहुत अच्छा स्कोर करें, लेकिन वो लाइफ में भी बहुत अच्छे काम करें, है ना। उनकी जो लाइफ के जो फोकस है वो भी बिल्कुल सेट रहे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब मैं टॉपिक आपको जो पढ़ाती हूँ, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों, चाहे वो दुनियादारी के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो लाइफ स्किल्स हों, आई जस्ट होप कि वो सब कुछ चीज़ें आप अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, आप चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, जो आपको ठीक लगती हैं, आप फिल्टर इन करते हैं उनको, जो चीज़ें आपको लगता है कि मैम सही बोल रही हैं, सही पढ़ा रही हैं, वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। चेतना जगाने का काम होता है एजुकेशनिस्ट का, ठीक है। चेतना जगाने का काम करते हैं हम लोग और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो चेतना जो है वो जाग रही है, क्योंकि भाई आप लोग जो है ना वो ना सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई का दायित्व है आपके ऊपर पूरी दुनिया का, पूरी कंट्री का दायित्व है। जब हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स मेक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स वन डे, है ना, ये अपना फंडा है। तो इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं कि हम होंगे कामयाब, ये भी अपना फंडा है। और इसी के साथ अपन ये भी बात कर लेते हैं कि जब अपन बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, तो आपको मालूम है कि पढ़ाई जो है वो हम एज अ मिशन करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई कमर्शियल काम नहीं चल रहा है कि आपको दो चीज़ें बोली जाएं और फिर बोला जाए कि नहीं हमारा पैकेज लो, या बोला जाए कि नहीं अब तो आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हम कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार नहीं बढ़ा रहे। एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। हम उसको देखते भी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है, जो दुनिया में कल को जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम देखते हैं किसके तौर पे, यह भाई कम से कम एक बेसिक, मैंने जैसे बात की थी ना लिटरेसी एजुकेशन, वो सबसे बेसिक टूल है और इसी तरह हम उसको देखना चाहते हैं और यही हमारा मिशन है। तो जैसा मैंने कहा कि चेतना जगाने का काम जो है वो हम कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें IGKO का भी काम है ऑब्वियसली। अब IGKO की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, जो नॉलेज हम गेन करेंगे वो हमारे एग्जाम में तो काम आई गई, पर कम से कम हमें ओवरऑल भी लाइफ में काम आए ना। सिर्फ एक एग्जाम थोड़ा लाइफ का मकसद है, और भी लंबी चीज़ें हैं। तो अपन बात कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक की, और अपनी टॉपिक फिर से हमारी है शॉर्टी नोट सीरीज, और इसमें अपन बात करने वाले हैं हमारा एक लक्ष्य है ना। आपको मालूम है कि जब अभी ये जो हमारा बजट आया था उसमें एक हमारा लक्ष्य सामने आया, जिसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने भी इस बारे में बात की और बाकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, है ना। तो उसमें एक हमारा जो एक अभी नेशनल, एक आप कह सकते हैं कि एक मिशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है, या हमारा एक लॉन्ग टर्म मिशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें जीरो एमिशन पे लाना है, हमें जीरो कार्बन एमिशन पे लाना है। कब तक? 2070 तक। मतलब ये बात बजट में भी कही गई, ये बात बाद में भी बोली गई, और ये बात जो है 2021 में से ये काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि भाई हमें 2070 तक अपने जो कंट्री है उसको जीरो कार्बन एमिशन में लाना है। कार्बन एमिशन तो आपको मालूम ही है कि हमको क्यों नीचे हटाने की ज़रूरत है, ग्रीन हाउस गैस होती है ये, है ना। जितनी भी दुनिया में आपदाएं आ रही हैं, जब हम बात करते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपदाएं आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, वो इसी के कारण आ रही हैं, ठीक है। तो इस पर हमें बात करनी है। अब कार्बन एमिशन की जब हम बात करते हैं तो हम पहली बात समझ लेते हैं कि क्या आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक चिंतन का विषय है। इसीलिए मैंने कहा कि जब चेतना जगाने की बात हो रही है तो चिंतन का विषय है, तो हमें अपना जो दिमाग है ना वो सिर्फ हमें ऐसी स्पून फीड नहीं करना है, हमें चीज़ें सोचनी है। वी हैव टू पुट आवर माइंड्स टू वर्क। हमें ये समझना है कि हमें एनालिसिस कैसे करना होता है चीज़ों का। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी वजह से सिर्फ मैंने उसको ये नहीं कहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, उसके आगे एक सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया है, कैन इंडिया अचीव, इसमें एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैन इंडिया अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो ये आपसे पूछा गया है, आप पे दागा गया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, इस वजह से अभी तक आपकी कोई ना कोई राय इस बारे में कायम हो गई होगी। चलिए, स्ट्रेंथ क्या है, अब अपन इसको थोड़ा एनालाइज कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, हम वो समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है?
strength है, vast geographical terrain along with strong political will give India the advantage of moving toward the target in the confident matter. Backed by strong domestic actions like National Action Plan for Climate Change, okay? With the schemes like FAME2, Jeevan Yojana, NAP, PMUY, rooftop solar schemes are already in place and will be major push towards the target. ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हुई. क्या हुआ इसमें कि पहली बात तो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, जो हमारा जो जोग्राफिकल टेरेन है ना, जो जोग्राफिकल एरिया है हमारा, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अगर सपोर्ट उसको मिले, अगर पूरा उसको पॉलिटिकल ध्यान दिया जाए, उस पर पॉलिटिकल एड उसको मिले, तो वो एक इंडिया को एडवांटेज देगा, अपर हैंड देगा इस प्रॉब्लम से लड़ने में, जूझने में, या इसको ओवरकम करने में. ठीक है, और जो हमारा टारगेट है, जो निश्चित हमने टारगेट किया है, उसको अचीव करने में. सेकेंड बात आ जाती है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान्स आए हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं. नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी किए हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हुए हैं, आपके स्टेट लेवल पे भी हुए हैं, एनजीओज ने भी किए हैं. जो एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं वो भी बहुत सारी हुई हैं. बहुत सारे प्लान्स उसमें लाए गए हैं, जिसमें से आप विंड टर्बाइन का बात कर सकते हैं, जियोथर्मल प्लान लाया जा रहा है लद्दाख में, हम उसकी बात कर सकते हैं. बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों की बात हो रही थी, या बिलिंग की बात हो रही थी. आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाई जा रही हैं, जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि किसी तरह से ये जो एमिशन है या जो सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल के जो यूसेज हैं उनको हम नीचे ला सकें, रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूसेज है वो हम कम कर सकें, ये क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकें. आपको लग रहा होगा ये सब बातें यहाँ कहाँ लिखी हैं, ये सब बातें नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब भी इसी का है. अब बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एक्शंस, जैसे हमने कहा नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज का, उस पर काम किया जा रहा है. ठीक है, अब ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पे है वो भी काम हो रहा है, वो तो हमें पता है ना. IPCC की भी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है, इंटरगवर्नमेंटल, वो भी हमें मालूम है. और भी जो युद्ध स्तर पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे काम किया जा रहा है, हमें वो भी मालूम है. अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने बात की नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये स्टार्ट हुआ था 2008 में. मतलब ये देखा जाए तो ये कांग्रेस सरकार के टाइम में मनमोहन सिंह जी के समय पे स्टार्ट हुई थी ये योजना, और अभी भी ये चल रही है. इसमें हुआ क्या था, इसमें उन्होंने 8 नेशनल मिशंस जो थे वो इसमें निर्धारित किए थे, उस पर काम करने की बात हुई थी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थे. ठीक है, तो ये आप 2008 मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग. ठीक है, इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जैसे FAME2. ये FAME2 जो है वो सेकंड चरण है ना, सेकंड फेज है FAME2. अब इसमें 10,000 का आउटले जो है, 10,000 करोड़ का, सॉरी, है ना, 10,000 CR का आउटले जो है सरकार ने तय किया है. कब किया है, कब से स्टार्ट हुई है, 3 साल के पीरियड के लिए, 3 इयर्स के पीरियड के लिए स्टार्ट हुई है 2019 में. और ये बात किस बारे में हो रही है, इसमें बात हो रही है जैसे बसेस चलाने की, रिक्शा चलाने की, व्हीकल चलाने की, 4 व्हीलर्स चलाने की, उसकी बात है. ठीक है, उसके बाद जब हम जीवन योजना की बात कर लेते हैं तो ये बायोफ्यूल से आ जाती है, रिलेटेड हो जाती है. उसके बाद जब हम PMUY की बात कर लेते हैं तो हमें मालूम है उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम बात कर रहे हैं LPG सिलेंडर्स और LPG कनेक्शंस की उन महिलाओं को देना जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी बात हो गई. ठीक है, या रूफटॉप सोलर स्कीम, तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम बात करते हैं रूफटॉप सोलर स्कीम्स की, कि सोलर पैनल्स लगाने हैं, या फिर जब हम बात करते हैं और भी तरह के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना, विंड टर्बाइंस की बात करते हैं, या और भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ, मतलब हम अभी बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी तरफ जाना है. नॉन रिन्यूएबल पे हमें अपना जो जिसको आप कहते हैं कि फोकस है वो हटाना है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूसेज हमें कम करना है ना. कुल मिला के बात इतनी है कि वी हैव टू वर्क एट दी रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, इस पे फोकस है सरकार का, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस की एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस की, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्बिशियस प्लेज, एंड इट इज़ लॉडेबल. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तो हमें मालूम है, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, जब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर्स की, या बिजनेस हाउसेस की, या इंडस्ट्रीज़ की, या जिस भी तरह का जो आप कहते हैं कि एक बिजनेस सेक्टर है उसकी, तो उसमें ये हो रहा है कि इसमें भी जो हमारा जो एम्बिशन है या हमारा जो टारगेट है कार्बन एमिशन को कम करने का, उसमें ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं. इसमें एक चीज़ आपने सुनी होगी, CSR.
ठीक है। CSR किसको बोलते हैं? CSR कहते हैं बेसिकली जो इनको एक आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अगर ये टर्म सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका मतलब होता है कि हर कॉर्पोरेट हाउस जिसकी एक जो एनुअल वो है उससे कैपेसिटी से ज़्यादा है, जैसे 2500 करोड़ का टर्नओवर है उसका, है ना, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, चाहे वो लोकल हो, इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हो, चाहे MNCs हो जिनके इंडिया में ऑफिस हो, तो उनके ऊपर ये एक लाइबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको अपना एक अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट है 2% जो उनको खर्च करना होता है किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम में। तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करते हैं, ये जो फंड है या तो ये सीधे सरकार को दान में देते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि ये इसके थ्रू और भी जो बाकी NGOs हैं या बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम जो भी उनको लगता है कि जिससे वो रिलेट कर पाते हैं, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल कार्य है जिससे वो रिलेट कर पाते हैं या उनको लगता है कि वो उनकी ऑब्जेक्टिव से क्लोज है, उसमें वो पैसा अपना लगाते हैं, निवेश करते हैं। तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेज आज की डेट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत प्रेसिंग इशू है, बहुत प्रेसिंग नीड है हमारे यहाँ की, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पे पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोकल NGOs भी काम करते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, और इंडिया के भी बहुत सारे, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि इंडिया के भी अपने बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब क्योंकि पहले सिर्फ सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस था, अब कॉर्पोरेट हाउसेज और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो भी इसके लिए वर्क कर रही हैं कि किसी तरह से इसका कार्बन एमिशन को हम कंट्रोल कर सके। तो दोनों वे में काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन एमिशन होता किस वजह से है, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो वो भी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उसके कारण बढ़ता है ना। आपको अगर पता होगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, उनका कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो दोनों वे में काम कर रहे हैं, एक तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने में, थ्रू द प्रोजेक्ट्स एंड थ्रू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉजेज एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उनका एस्पेक्ट है उसके थ्रू। अब अपन इसमें दूसरी बात कर लेते हैं, इंडिया हैज़ मोर देन डबल द स्टॉक ऑफ विंड एंड सोलर पावर। अब हमें यह मालूम है कि जब हम बात करते हैं सोलर पावर्स की, सोलर पावर्स या विंड पावर्स की जब हम बात करते हैं, या विंड या रिन्यूएबल सोर्सेज की, बेसिकली हम RE की बात कर रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर हमारा फोकस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 5 साल में। जैसे हमने बात की विंड टर्बाइंस की, या हमने बात की जियोथर्मल प्लांट्स की, तो इस पे हमारा फोकस बढ़ा है। या अगर हमने बात की फेम 2 की, तो आपको मालूम है ना, कि जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की या हाइब्रिडाइजेशन की, इस सेक्टर में तो हमारा फोकस पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम अभी बात करते हैं तो हमारी जो कंट्रीज़ में हम बात करते हैं कि दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उसमें से इंडिया जो है उसकी पॉलिसी जो है, फ़िलहाल हमारी जो अभी की जो पॉलिसी है एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी है, और ये लग रहा है कि जो पॉलिसीज़ अपीयर हो रही हैं वो कंपेटेबल हैं काहे से, पेरिस एग्रीमेंट से। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट क्या, पेरिस एग्रीमेंट हम बात करने वाले हैं बेसिकली इसमें आपको एक और बात बताती हूँ मैं पेरिस एग्रीमेंट पे आने से पहले, कि आपने नाम सुना होगा IPCC की, हमने बात की थी, है ना। IPCC की जब हमने बात की थी तो IPCC क्या है, बेसिकली IPCC है इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल जो इंटरगवर्नमेंटल प्लान है जो कि क्लाइमेट चेंज पे वर्क करता है, पॉलिसी है जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करती है। ठीक है, इसकी 6th असेसमेंट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, 6th असेसमेंट पे अपने काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे, और ये बता रहा है कि किस तरह से चीज़ें वर्क हो रही हैं। अब इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि जब इसका 6th असेसमेंट चल रहा है तो उसका जो सेकंड काम था, जो सेकंड वर्किंग ग्रुप था, वो अभी फरवरी में आया है और कंक्लूसिव रिपोर्ट इसकी अप्रैल में आने वाली है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसमें जब बात हुई तो एक्सक्लूसिवली IPCC की एक रिपोर्ट आई इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हॉटस्पॉट है। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें बहुत ही अलार्मिंग सी एक रिपोर्ट आई है, अलार्मिंग से एक कंक्लूजन आया है उनका, अलार्मिंग सी फाइंडिंग आई है उनकी कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत बदतर होती जाएगी। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट में काफ़ी सारे और भी ये जो नए नए जिसको आप कहते हैं ना कि नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, और इस IPCC के रिपोर्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट अभी पाइपलाइन में रख रही है एनवायरनमेंट से लेके। अब अपन आ जाते हैं पेरिस एग्रीमेंट पे। पेरिस एग्रीमेंट जब हम बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो COP 21, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, COP 21 में हुआ था,
21 इसके अंतर्गत हुआ था, ठीक है। इसमें जितने बड़े देश थे उनके ऊपर एक क्लाइमेट की जो पॉलिसी थी, क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी थी वो लागू की गई, ठीक है। और 21st सेंचुरी बेसिकली उसकी बात हो रही थी, तो इसलिए इसका नाम 21 रखा गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 196 कंट्रीज़ ने 196 जो मेंबर्स थे उन्होंने इस पे वर्क किया। और पेरिस एग्रीमेंट पे बात ये हो रही है कि बेसिकली आपको जो कार्बन एमिशन है वो आपको 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी कि आपको लाना है। अब इंडिया की जब हम बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट ये 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था, क्योंकि ये पेरिस में हुई थी ये मीटिंग, ये कन्वेंशन, तो इस वजह से इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट हो गया। और इसको फोर्स में आप 1 साल बाद आ गया ये, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि एमिशन जो है, कार्बन एमिशन आपको रिड्यूस करना है ग्लोबल स्केल पे। तो उसमें अभी जो सबसे कंपेटेबल जो कंट्री लग रही है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिसके प्रोग्राम्स जो है कंपेटेबल लग रहे हैं इस पेरिस एग्रीमेंट से, वो अभी फ़िलहाल इंडिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अपन बात करते हैं अब वीकनेस की, कि इस क्षेत्र में जो हमें करना है, कैन इंडिया अचीव की बात हो रही है ना, कि क्या इंडिया अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसमें बात हो रही है, अब हम वीकनेस देख लेते हैं कि हमारे पास वीकनेस क्या है। इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड कोल एंड इट्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज आर मोस्टली फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक इशूज़। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब बात करते हैं तो आपको मालूम है कि क्रूड ऑयल की जब बात होती है हमारे यहाँ, तो जब हम इम्पोर्ट की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेड थिंग्स हमारी कंट्री में, ठीक है। कोल्स पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना। जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कोल पे, फॉसिल फ्यूल पे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है उस हिसाब से कि जो इंडिया के स्केल पे जब वो पूरा हो पाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम पूरी तरह फोकस कर पाएंगे, वो बहुत दूर है। या हम बायोफ्यूल्स पे, या हम विंड पे, या सोलर पे, जब हम हमारी जो निर्भरता है वो इसके कंपेरेटिवली बढ़ेगी, उसमें अभी दिल्ली दूर है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो अभी यथार्थ की अगर अभी की अगर स्थिति देखी जाए तो अभी बहुत दूर है ना। अभी हमारे पास कोल की डिपेंडेंसी हमारी कोल पे बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी ज़्यादातर अभी डोमेस्टिक इशूज़ पे, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो काहे पे फोकस करती हैं, डोमेस्टिक इशूज़ पे। हमारे डोमेस्टिक इशूज़ और भी तरह के हैं, एनवायरनमेंट एक पार्ट हो गया हमारे डोमेस्टिक इशूज़ का, लेकिन वो भी प्रेसिंग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना, जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो उनके प्रेसिंग इशूज़ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के हिसाब से बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे जो प्रेसिंग इशूज़ हैं वो सस्टेनेबिलिटी है, हमारे जो प्रेसिंग इशूज़ हैं वो अभी फ़िलहाल पॉवर्टी है या लिटरेसी है, या हमारे पास और भी जिसको बोलते हैं वी हैव प्रॉब्लम्स एट हैंड टू डील विथ। हमारे पास और भी चीज़ें हैं डील करने की, सिर्फ एनवायरनमेंट के अलावा भी। तो हमारा 100% फोकस जो है वो एक सेगमेंट पे नहीं हो पाता, जो कि नॉर्मली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो एक जिसको बोलते हैं ना वन लूप फोकस रख सकती हैं। वैसे हमारा वन लूप फोकस फिलहाल नहीं हो सकता चाह कर भी, लेकिन हम उसके साथ भी वी आर डूइंग गुड, वी आर वर्किंग फाइन, हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क, विच इज़ अ वेरी गुड हॉल मार्क ऑफ द प्रोग्रेस। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी बात, द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द पॉवर्टी आर मेजर हिंड्रेंस फॉर द कंट्रीज मार्च टुवर्ड्स 270 टारगेट। अब सबसे बड़ी बात हमें ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि वी हैव अदर टॉपिक्स टू डील विथ, हमारे पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास और भी सारे इशूज़ हैं जिन्हें हमें सेटल डाउन करना है, राइट। तो उसमें से सबसे बड़ी पॉपुलेशन क्या है, एक तो हमारी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारी पॉपुलेशन जो कि कितनी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। जब हम बात करते हैं हमारी आबादी की, तो इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग अगो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कि हम 1 बिलियन हो गए हैं, है ना। जब 100 करोड़ का आंकड़ा हमने टच किया था हमारी पॉपुलेशन का, वो बहुत साल पुरानी बात नहीं है, या मैं ऐसे टाइम की बात नहीं कर रही कि आपको याद नहीं होगा कि वो तो कब की बात है। उसके बाद आज की हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 1.3 बिलियन, है ना। तो आप सोचिए कि किस हिसाब से ये पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। अगर इसी हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये एस्टिमेटेड है कि एक पॉइंट पे हम 2050 के आसपास हम चाइना को इस मामले में कम से कम हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो अगर ये होता है तो आप सोचिए कि पॉवर्टी की दर कितनी बढ़ेगी। सीधी सी बात है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड चीज़ हैं। पॉवर्टी की दर बढ़ेगी, इलिटरेसी की दर बढ़ेगी, इलिटरेसी की दर बढ़ेगी, अनअवेयरनेस होगा, अनअवेयरनेस फैलेगा, अनअवेयरनेस होगी तो मतलब जाहिर सी बात है कि लोग एनवायरनमेंट वगैरह पे या इस तरह की चीज़ों पे या क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दे विल बी हैविंग मोर जिनको कहते हैं ना एट हैंड प्रॉब्लम टू डील विथ। तो 2070 का जो हमारा इनिशिएटिव है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि भाई तब तक कार्बन एमिशन हमें कंट्रोल करना है, लोगों के लिए वो उतना
जिसको आप बोलते हैं कि बहुत ही प्रेसिंग नीड नहीं है या प्रेसिंग नेसेसिटी के तौर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक स्टेबल लाइफ दे पाते हैं, अगर आप लोगों को या सिटीजन्स को एक स्टेबल लाइफ मिलती है जहाँ उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है, जिसको हम बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या बोलते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कम से कम जिसको हम बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, अगर ये 4 बेसिक नीड्स हम लोगों की सिटीजन्स की पूरी कर रहे हैं तो उनके पास आप कह सकते हैं कि एनर्जी होगी या ये फोकस होगा कि वो बाकी और चीज़ों पे ध्यान दें। अगर यही चीज़ों में जद्दोजहद में अगर आम आदमी लगा हुआ है, बेसिक जो चीज़ें हैं कि आपको रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, खाना नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस है वो इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं को जुटाने में लगा रहेगा, आपका फोकस बड़ी चीज़ों पर नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ, दैट वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन कि हम किसी तरह लोगों को फेलिसिटेट कर सकें, लोगों में अवेयरनेस फैला सकें और उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ उनको कम से कम पूरी दें, ताकि उनका फोकस बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी जाए, ठीक है। कंट्री इज स्टिल लैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर वेरियस ग्रीनर ऑप्शंस। अभी भी हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ उसकी भी बात कर लेते हैं, कोल की या फॉसिल फ्यूल्स की भी या क्रूड ऑयल की भी, तो अभी भी हमारे पास उतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये बोल सकें कि भाई पूरी तरह से हम जैसे अभी सरकार भी बात कर रही थी, है ना, जब हम सरकार क्या बात कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रही है, अभी भी हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम पूरी तरह ये सेगमेंट जो है वो शिफ्ट कर सके, है ना, सेगमेंट में शिफ्ट कर सकें, वो अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। पूरा उस तरह का जिसको आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है, और वो हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मैंने जैसा कहा कि वो एक पूरा सर्कल है, जिसको बोलते हैं ना, एक पूरा सर्कल चलता है कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉवर्टी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है तो इलिटरेसी होगी, इलिटरेसी होगी तो लोग अवेयर नहीं होंगे, इग्नोरेंस होगी तो आपके पास जाहिर सी बात है कि आपका लो इनकम रेशियो होगा, तो फिर आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होगी, मतलब सेगमेंट जो है आपका पैसा जनरेट कम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। एज आई से कि ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्कल में चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं ना विशियस सर्कल, ये विशियस सर्कल चलता है, राइट। तो इसी वजह से हमें ये भी प्रॉब्लम है, हमारे पास फंड्स की कमी है तो जाहिर सी बात है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हमारे पास, अगर हम ग्रीनर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये बहुत कम है। सीएनजी से हमारी जो व्हीकल्स हैं वो ड्रिवन है, लेकिन सीएनजी अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम एक अलग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जाने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, प्लांट्स को पूरे इतने लेवल पे स्टैब्लिश करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड एज आई सेड, तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है। तो ये हमारी वीकनेसेस हैं फिलहाल, जो हमें लगता है कि हमें थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगी 2070 का टारगेट अचीव करने में, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। थ्रेट्स मतलब कि अगर ये चीज़ हम नहीं करते, अगर ये चीज़ हम एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स एंड विल बी डिफिकल्ट टू मीट द एनर्जी नीड थ्रू क्लीन फ्यूल। एज आई सेड, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं, या हमने बात की थी अमोनिया की बात की थी हमने, या हम और क्लीन फ्यूल्स की बात कर लेते हैं, बाकी सारे जो भी ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, लेकिन एज आई सेड कि वो पूरा का पूरा जो चक्र है ना, जिसको हम बोलते हैं विशियस सर्कल, वो चला जा रहा है, तो उससे होगा क्या कि हमारा जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई, आपको मालूम है डिमांड एंड सप्लाई जब हम बात करते हैं तो अभी आप शायद 9th में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का एक टर्म होता है। विशियस सर्कल जो है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये भी इकोनॉमिक का एक टर्म होता है, इकोनॉमी का एक टर्म होता है। लेकिन अभी जब ये बात हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की, तो डिमांड एंड सप्लाई ये इक्विलिब्रियम जब तक इनके बीच में नहीं होगा, मतलब ये जब तक इक्वलेंट नहीं होंगे कि सप्लाई जो है वो डिमांड को के इक्वल नहीं होगी, ये जब तक इक्विलिब्रियम इनके बीच में नहीं बैठेगा तब तक चीज़ें गड़बड़ाती रहेंगी, है ना। पता चला कि आपकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपके पास सप्लाई कम है, आपके पास सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो ये जब तक बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो दिक्कत होगी। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से हमारी कंट्री में चीज़ें बढ़ रही हैं, जो तरह से शार्पली बढ़ रहा है, एनर्जी की जो डिमांड है वो हमारे यहाँ बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है, एनर्जी डिमांड, और सप्लाई जो है हमारी वो यहाँ पर है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना, ये गैप, इसको फिल करना बहुत दिक्कत है, ये बहुत परेशानी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने डिमांड के बराबर हमें अपनी सप्लाई लानी है ना। ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, तो हमें ये जो चीज़ है ये अचीव करनी है, ये जो है ना, ये जो लाइन है हमको ये अचीव करनी है। और इसमें अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें दिल्ली अभी बहुत दूर दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी उतने मेजर्स ही नहीं हैं, हमारे पास अभी उतनी क्लीन फ्यूल की, जिसको देखा जाए तो हमारी जो क्लीन फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्लीन फ्यूल की हमारी ज़रूरत है, उससे अभी हमारी जो जिसको हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, या हमारा जो सप्लाई है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमें
दिक्कत है, और ये नेक्स्ट एक डिकेड में और ज़्यादा ये जो गैप है ये और ज़्यादा शार्प होने वाला है। ये आप मान लीजिए ये तकरीबन इतना स्टर्न गैप होने वाला है ये, ठीक है। ये इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर, एनवायरमेंटलिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर ये बताया है कि डिमांड सप्लाई का कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने वाला है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 2021 की है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूके 2021 में हुई थी ये। इसमें अपन बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस अभी बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, कर्तव्यबद्ध है अभी क्लाइमेट चेंज को लेके। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में ही ये समझ में आ गया है कि अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो जिस हिसाब से ग्रीन हाउस एमिशन होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता जा रहा है, या ओजोन डिप्लीशन होता जा रहा है, या पोल्स पे जिस तरह से जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा रिस्क के तौर पे उभरने वाला है। मतलब नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम आगे आने वाले 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले 50-60 साल में ही चीज़ें इतनी गंभीर रूप से चेंज होंगी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अभी जो है यूएन का जो मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंज है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? हम अपनी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग क्लाइमेट चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, ये तो हमको मालूम है, फ्लैश फ्लड एटसेट्रा, एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द नेट जीरो गोल विल गिव कंट्री द अपॉर्चुनिटी टू ग्रेजुअली रिवर्स दीज डिट्रीमेंटल पैटर्न्स। अब इंडिया में अगर हम बात करते तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है ना। जब हम इंडिया, अगर हम अपने दिमाग में अगर अपना ग्लोब बनाते हैं तो आपको मालूम है कि जब इक्वेटर की बात की जाती है तो हम ऐसी कंट्रीज़ को भी जानते हैं दुनिया में जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम में ठंड पड़ती है, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम में गर्मी पड़ती है। लेकिन हम अपनी अगर लोकेशन देखते हैं, बहुत जोग्राफिकली अगर हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो हमें मालूम है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको सब तरह के क्लाइमेट, सब तरह के सीजन्स आपको मिलते हैं, राइट। आपको ठंड भी मिलेगी, आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको मानसून भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमारे यहाँ हर तरह का सीज़न मिलता है, तो ये एक हमारी स्ट्रेंथ है। अब इस वजह से ये होता है कि जब हम बात करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि पूरी दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में ही जिसको आप बोलते हैं कि जो सिस्टम है पूरा, जिसको आप कहते हैं ना, मौसम पहले बड़े डिवाइडेड हुआ करते थे। पहले बड़े आप कहते थे कि बैंगलोर का मौसम जो था बड़ा हमेशा बड़ा प्लेजेंट सा क्लाइमेट रहता था, या आप बात करते थे एमपी की बात करते थे तो आप कहते थे कि बड़ा टेम्परेट सा क्लाइमेट रहता है, या अगर आप बात करते थे तो आपको मालूम था कि राजस्थान में धूप जो है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पड़ती है। आज की डेट में जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बदलती जा रही हैं। पहले हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अभी भी होती है, खैर, है ना। सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया जो है वो इंडिया में ही है, इंडिया में वही है, चेरापूंजी को कहते हैं हम। लेकिन अब क्या होता जा रहा है कि क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा एडवर्स होती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बदलती जा रही हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे ग्लोबल लेवल पे। अब ग्लोबल लेवल पे अगर कोई चीज़ होगी तो हम सरहदों पे लकीरें खींचते हैं, राइट। लेकिन हम हवा पानी इसको नहीं रोक सकते, इनको हम नहीं बांध सकते, नदियों को, हवा पानी को, इनको बांधना हमारे बस की नहीं है। तो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर वो चीज़ पोल्स पे हो रही है, या पोल्स पे अगर गर्मी पड़ रही है, या वहाँ पे अगर बर्फ़ पिघल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई ओवरऑल जो है सी लेवल है वो राइज करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्या लेना देना है, राइट। तो ये चीज़ हो रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको मालूम है कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट जाने लगा है। पहले लोग इतनी जितनी लू आजकल चलती है या हीट वेव जितनी चलती है, खासकर जब हम बात कर लेते हैं, हम अपने उस साइड पे आप बात कर लीजिए, अगर आप यूपी में पहले बात कर लीजिए, राजस्थान बात कर लीजिए, हम नीचे तो जा ही नहीं रहे, साउथ में केरला वगैरह की तरफ तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम ऊपर भी बात कर रहे हैं। अगर हम यूपी, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट्स की भी बात करते हैं तो आजकल इतनी ज़्यादा हीट वेव चलने लगी है कि लोगों की, आपने सुना होगा कि आंकड़ा जो है लोगों का लू की चपेट में आके जान जाने का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उसी तरह जब हम बात करते हैं ठंडक की, तो ठंड भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ने लगी है। पहले इतनी ठंड नहीं पड़ा करती थी, पहले इतनी ठंड जो थी वो बेसिकली ऊपर की तरफ नॉर्दर्न साइड पे पड़ा करती थी। अभी ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मॉनसून जो है, आपको मालूम है, फ्लड्स और ड्रॉट्स जो है वो किस हिसाब से आने लगे हैं। ये सब कुछ पहले नहीं होता था। तो कहा जाता है, अगर आप इसको स्टडी करते हैं, इस पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो पिछले 30 सालों में बहुत फ़र्क आया है। मतलब 90 के बाद से कहा जाता है कि 90 से लेकर अभी तक जितना फ़र्क, जितना पैटर्न आया है, जितना ये डाइवर्सिटी आई है, क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, ये पहले नहीं देखा जाता था। पहले थोड़ा बहुत मौसम में फ़र्क होता था। आज की डेट में आप सुनते हैं कि भाई इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हर चीज़ में सालों का रिकॉर्ड टूट जाता है आजकल, है ना। बारिश हुई तो 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, गर्मी पड़ी तो भाई इतनी गर्मी जो है पिछले 30 साल में नहीं पड़ी थी, ठंड पड़ी तो
उतना पाला जो था पिछले 40 साल में नहीं पड़ा था। इस तरह की बातें आजकल बहुत कॉमनली हो गई हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की हम ये बात कर लेते हैं। अगर हम ये काम करते हैं, अगर हम ये बिल्कुल अपना फोकस सही रखते हैं कि हमें जिसको हम कहते हैं कि हमें नेट ज़ीरो गोल पे अपना फोकस हम सही रखते हैं कि हमें भाई ज़ीरो एमिशन अचीव करना है 2070 तक, तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्लान्स भी वैसे ही होंगे। अब हमारे प्लान्स भी वैसे ही होंगे तो हम कहीं ना कहीं ये जो डेट्रीमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि दुनिया के क्लाइमेटिकली हिट कर रहे हैं दुनिया को, क्लाइमेट चेंज जो हिट कर रहा है दुनिया को, अगर हम अपना फोकस सही रखेंगे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, आप अभी नहीं, बहुत इमीडिएटली ऑब्वियसली ये चीज़ें रातों रात नहीं ठीक होती हवा पानी, लेकिन आप आने वाले समय में आप ये हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव चेंज आए इस पूरे पैटर्न में। एक पॉजिटिव चेंज आप उम्मीद कर सकते हैं कि आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सारी, जब आप बात कर रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इस पे करेंगे, सारी हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो फोकस्ड इस पे होंगी, कॉर्पोरेट हाउसेज इस पे फोकस करेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे फोकस करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ेगा ना। जब हम कहते हैं कि मिल के जब सब लोग काम करते हैं या मिल के एक दूसरे का हाथ बटाते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा होगा बनस्बत उसके कि कोई एक आदमी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। तो जब हम बात करते हैं जैसे सोलर पैनल्स लगाने की, या हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने की, या हमने जियोथर्मल प्लांट की बात की, या हमने विंड टर्बाइंस की बात की। अब ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये कोई एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का काम नहीं है। इसमें बहुत सारा लेबर लगेगा, इसमें बहुत सारा रिसोर्स लगेगा, इसमें बहुत सारा हर तरह का पैसा भी लगेगा और मैन पावर भी लगेगी, सब कुछ लगेगी, राइट। अब उसके लिए या जिसको आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को जब हम कहते हैं सिस्टम को डिलीवर करने के लिए या पुश करने के लिए या मैन पावर के लिए, आपको क्या ज़रूरत होगी? आपको लोगों की ज़रूरत होगी, आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, आपको उतनी जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी होंगी, वो निकल के आएंगी, उभरेंगी, बनेंगी, राइट। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम तीसरी बात की। बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ अस टू ग्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि जब हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया था कि भाई डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का जो फोकस है वो बहुत अलग होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का फोकस बेसिकली ये होता है पहले कि सिटीजन्स को उनका जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए, उनकी पूर्ति हो जाए। मतलब किसमें पूरी हो जाए, कम से कम जिसको हम बेसिक नेसेसिटीज़ को उसको मानते हैं। इकोनॉमी में अगर आप बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन, है ना, इसको हम मानते हैं। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें मिल जाएँ तो उनका फोकस जो है वो एनवायरनमेंट पे या क्लाइमेट चेंज पे भी जाएगा। लेकिन अगर डेवलपिंग इकोनॉमी होने का एक फ़ायदा ये और रहता है कि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। लोगों के पास अभी जिसको आप कहते हैं ना कि उनको अपनी रोज़गार को जुटाना है, उनको अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है अभी, राइट। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, दे आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो वहाँ पे एक हर आदमी का अपना रोल डिफाइंड है, हर आदमी के पास अपनी नौकरी है, अपने साधन है, अपना ज़रिया है रोज़गार का, कमाई का। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में अभी लोगों को ये जुटाना है, तो ऑब्वियसली इनके पास अभी अगर आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अभी अगर इनको आप काम देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अगर आप इनको अभी किसी भी तरह का प्रशिक्षण देते हैं या आप इनको स्किल डेवलपमेंट देते हैं, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव दैट, राइट। तो वो उस पर फोकस करेंगे। और अभी आप ये जो जिसको आप बोलते हैं एक रॉ पॉपुलेशन है आपके पास, उसको आप एनकैश कर सकते हैं, उसको आप स्किल्ड में बदल सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं राष्ट्र निर्माण के काम पे। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। इसके साथ हम आ गए हैं अंत पे। इसके साथ मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी हमने पढ़ा कि भाई हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है ज़ीरो एमिशन का, उसके अलावा हमने अभी हमारा जो आज का टॉपिक था वो सिर्फ ये टॉपिक नहीं था जिसमें हमें पता करना था कि भाई गोल क्या है। हमें ये बात समझनी थी कि क्या इंडिया वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं, हमें मालूम है कि भाई क्या चाहिए, क्या करना है, क्या होना चाहिए, ये सब हम कुछ को पता है। आज हमने बात की बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं धरातल पे रह के। आज हमने बात की उन मुद्दों की जो हमें लगता है कि स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, थ्रेट है, क्या है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरह की सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह के हैं और हमारा क्या सहयोग हो सकता है। तो ये एक तरह का सवाल था, राइट।
ये एक तरह का सवाल था कि क्या भारत 2070 तक अपना ज़ीरो एमिशन का टारगेट अचीव करेगा या नहीं करेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा, इसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, जो भी हमने पहलू इसके समझे, वो आपने समझे होंगे। और इसमें आपको अपनी राय देनी है, इसमें आपको अपनी, ये सिर्फ पढ़ने वाला टॉपिक नहीं था, ये एक जिसको बोलते हैं ना एक डिस्कशन का, एक डिबेट का टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कशन किया है, तो आपको मुझे इस पर अपनी राय देनी है और आप नीचे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अब अगर कोई चीज़ है जिसमें मैंने समझाया आपको और आपको कन्फ्यूजन है, समझने में दिक्कत हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, ठीक है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको मालूम है कि जब हमारे टॉप कोर्सेज की बात आती है तो आप सारे टॉप कोर्सेज के जो हमारे ऑप्शन है एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें आपको KG से लेके 12 से लेके NTSC ओलंपियाड सब कुछ कवर किया जाता है। आपको सिर्फ जाके जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको वो टैप करना होता है। जैसे ओलंपियाड आपने टैप किया तो जितने भी हम सब्जेक्ट्स ओलंपियाड में डील करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे GK हो, आपको सबको ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहीं पे। आपको GK पढ़ना है, आपको वॉच नाउ पे जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन, राइट। जितने भी हमारे आज तक के वीडियोस आए हैं वो सारे आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे। आपको कहीं पे भी हैप हेजर्ड वे में कहीं पे भी अरेंज नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे। आपको सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, आपको देखना है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, आपको कौन सा कंटेंट एक्सेस करना है हमारा, उस पर आप जाएंगे और आप ऑन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिस पे आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाएगा कि आपको हमारा मोर वीडियोस के भी ऑप्शन आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के भी आएंगे, जो आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। नाउ वी आर थ्रू विद द डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हिंदी मीडियम चैनल की। हिंदी मीडियम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक वर्ग था स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि भाई जितना सब कुछ है वो पढ़ाया जाता है अंग्रेज़ी मीडियम के हिसाब से, है ना। टीचर्स हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन लिखा जो जाता है वो सब कुछ हिंदी में होता है, तो बिल्कुल कई बार समझने में बहुत दिक्कत होती है ना, अनुवाद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी दूर हो गई है। अब आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल मैग्नेट ब्रेन्स का, तो वो जो समस्या हो रही थी वो अब बिल्कुल नहीं होगी। आप उस पर जाके आप हिंदी मीडियम का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके कोई मित्र हैं जो कि हिंदी मीडियम में समझना चाहते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम स्केड्यूल की बात करते हैं कि हमारा किस तरह के वीडियोस आते हैं, तो ये तो आई एम श्योर आपको मालूम होगा। मैं फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हफ्ते के शुरुआती 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमारे वीडियोज़ आते हैं। सुबह 10 बजे से आना शुरू होते हैं। 10 बजे आता है IEO का, उसके बाद 1 बजे आता है IMO का, 4 बजे आता है NSO का और शाम के 7 बजे हमारा आता है IGKO का, ठीक है। इसमें आप प्रीमियर जो है वो आपको पता चल जाएगा कब आएगा। अगर आप इसको सेट कर देंगे आइकॉन को तो आपको पता चल जाएगा कि कब प्रीमियर होने वाले हैं वीडियो। YouTube पे तो आपको मालूम ही है, YouTube के तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कि आपको कैसे हमारा जो भी कंटेंट है वो एक्सेस करना है ना। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो ठीक है, वो आप अगर आपको लगता है कि दिस इज़ अ क्वालिटी एजुकेशन, आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएगी, तो ये आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कोई चीज़ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और अगर आप क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है तो वो दूसरों से भी शेयर किया जाए, है ना। हमारे जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टा है, उस पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे। टेलीग्राम का चैनल है, उस पर भी आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आज हमने किया है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें जो भी आपके सुझाव हैं, सजेशंस हैं, आप इससे कितना सहमत हैं, कितनी आपको बात सही लगती है, नहीं लगती है, इस पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। और इसी तरह हम और बातें करेंगे, हम इसी तरह जिसको हम बात करते हैं कि कुछ टॉपिक हम समझने के लिए करते हैं, कुछ टॉपिक पे हम अपनी, जिसको बोलते हैं कि हम अपना तार्किक क्षमता जो है ना वो बढ़ाने के लिए बात करते हैं, राइट। तो इसी तरह की बातों के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन बात करेंगे और शायद मे बी अपन कंटेंट डिस्कस करें, या मे बी कंसेप्ट डिस्कस करें, या GK करें, या करंट अफेयर्स करें। बट आई होप दैट यू पीपल अंडरस्टूड what we are trying to do here, right? So I hope you people are doing good, doing well, studying very well and staying safe. Thank you so much.